स्टूडेंट, सर कासिम आपके साथ एक मरतबा फिर लेक्चर नंबर 19 मेन एंड हेज एनवायरनमेंट में आज एनर्जी के मुख्तलिफ सोर्सेस के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, इसकी क्या क्या एडवांटेज है और इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। मैं इंशाल्लाह आपको बेसिक प्रिंसिपल बताऊंगा और फिर इंशाल्लाह आप उस प्रिंसिपल को बेस बनाकर जो मुख्तलिफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है या कन्वेंशनल के मुख्तलिफ किस्म है उसको आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। तो जी, सबसे पहली बात है कि एनर्जी के हमारे साथ दो सोर्सेस है। एक हमारे साथ है नॉन कन्वेंशनल सोर्स। ये वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी ये वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि कभी खत्म नहीं होती, यानी ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, इन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कभी खत्म न होने वाली एनर्जी है। और दूसरी हमारे साथ क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है जो कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से हमें हासिल होती है। और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी होगी जो कि कभी न कभी खत्म हो सकती है। तो ये खत्म नहीं होने वाली है और ये खत्म होने वाली है। अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स ये अभी डेवलपमेंट क्या है, जो कंट्रीज है मुख्तलिफ किस्म के ममालिक, ये एक आसान तरीका है एनर्जी को हासिल करने में। इस तरीके में आपके साथ एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है या एसिड रेन है या ओजोन डिप्लेशन है या पोल्यूशन है, तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में ये प्रॉब्लम हमें नहीं हासिल होंगी, एनर्जी भी हासिल होगा और एनवायरमेंटल इशू भी नहीं होंगे। जबकि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये वो सोर्स है कि जिससे एनर्जी तो हमें बहुत ज्यादा हासिल हो सकती है, एक्सपेंसिव मेथड है, लेकिन यहाँ पर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन या एसिड रेन जैसे खतरनाक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ता है। और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स से मुख्तलिफ किस्म के स्किन बीमारियां, स्किन डिजीज है या बोन मैरो है या प्रीमेच्योर बर्थ है या पॉल्यूशन से पैदा होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम आपको एनवायरनमेंट में सामने नजर आ रही है या इस वक्त ग्रीन हाउस की वजह से जो रोए जमीन को खतरा है, वो सारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की वजह से है। तो ये सस्ता तरीन मेथड है और ये चीपेस्ट मेथड है। ये डेवलपमेंट कंट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसके जरिए बहुत ज्यादा एनर्जी को पैदा किया जाता है। जबकि ये भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ये भी मुख्तलिफ किस्म के ममालिक ने इसको एडॉप्ट किया है, इस तरीके से एनर्जी को हासिल करते हैं। याद रखिए डियर स्टूडेंट, हर शख्स को एनर्जी की जरूरत होती है। अगर आप घर में पंखा चला रहे हो तो ये भी एक एनर्जी के बगैर नहीं चल सकता। अगर इसी तरह आप मोटरसाइकिल चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो या आप कोई भी मशीन उठाए, एक घर में एक बल्ब भी एनर्जी के बगैर हासिल नहीं हो सकती। अगर ये एनर्जी सोर्स आपके साथ न्यूक्लियर एनर्जी हो या फॉसिल फ्यूल से हो तो ये आपके साथ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होगा। लेकिन अगर आप वाटर से, विंड से, जियोथर्मल से और टाइडल से या इस तरह वेव से या सोलर से अगर आप सोलर एनर्जी से अगर आप एनर्जी हासिल करेंगे तो ये हमारे साथ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। क्लियर? अब मैं एक वन बाय वन एक को उठाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको एनर्जी का बेसिक प्रिंसिपल बताऊंगा। ये हमारे साथ एक पंखा है, ठीक है ना। ये पंखा हमारे साथ टरबाइन के अंदर है, ठीक है ना। इस पंखे को जो भी सोर्स आप उठा रहे हो, वाटर सोर्स, टाइडल सोर्स, सोलर एनर्जी, विंड पावर, जियोथर्मल, वेव पावर, फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर पावर, जो भी सोर्स आप उठाओगे, ये पंखा जब रोटेशन शुरू करेगा तो इस
टरबाइन टरबाइन के अंदर चूंकि ये पंखा है, तो इसके साथ हम एक मैग्नेट को अटैच करते हैं। इस मैग्नेटिस का नॉर्थ और साउथ पोल ये है, और इसके अंदर एक कॉइल है जो कि रोटेशन करेगा। और इस कॉइल के रोटेशन से जब ये रोटेशन करेगा तो ये कॉइल भी इस नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान रोटेशन करेगा। इस रोटेशन से हमें करंट हासिल होगी, और ये करंट हमारे साथ एनर्जी का एक जरिया होगा, पावर होगा। ठीक है ना। ये बेसिक प्रिंसिपल है। आपको पता है कि जब हम चीजों को ऊपर उठाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और जब हम ऊपर से इसको गिराते हैं तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। बहरहाल अब एनर्जी का प्रिंसिपल हमारे साथ ये है कि ये टरबाइन के अंदर ये पंखा है, ये रोटेशन करेगा। इस रोटेशन की वजह से नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान एक कॉइल होगी मैग्नेटिस के अंदर, वो भी रोटेशन करेगा। इस कॉइल की रोटेशन से, इस वायर की रोटेशन से हमें करंट हासिल होगी। अब ये पंखा जिस सोर्स के जरिए ये रोटेशन करेगा, हम उसी सोर्स की मुनासबत से इसको नाम देंगे। अब जी मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, वाटर पावर है, ठीक है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है जी। ये मिसाल के तौर पर हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ जमीन है, ठीक है ना, और ये हमने क्या किया है, ये हमारे साथ एक पहाड़ी इलाका है, ऊपर से बारिश आ रही है, ठीक है ना। अब जब बारिश आएगी तो नीचे से ऊपर से जब पानी, ऊपर इस पानी का एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये पानी जब ऊपर से इस पंखे पर गिरेगा तो इसमें रोटेशन, ये पंखा रोटेशन शुरू करेगा, ठीक है ना, ये इस तरह रोटेशन शुरू करेगा। तो इस रोटेशन से नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान मैग्नेटिस में जो कॉइल है वो रोटेशन शुरू करेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर करंट हमारे साथ अवेलेबल होगी। अब यहाँ पर आपको वाटर पावर यानी वाटर के जरिए ये पंखा क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में वाटर पावर होगा। इस एनर्जी को हम कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाटर। ये उन इलाकों में ये तरीका होगा जहां पर पानी ज्यादा हो, या समंदर वगैरह हो, या बड़े बड़े डैम जहां पर बनाए जा सकते हैं, या ज्यादा पहाड़ी इलाका हो जहां से ऊपर से पानी इस तरह नीचे गिरती है। तो ये उन इलाकों में हम इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो इलाके जहां पर पानी कम है या पहाड़ कम है, तो उस इलाके में हम वाटर पावर को इस तरीके को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में तुरबेला है या मंगला डैम है, जितनी भी डैम्स है, उसको इसी तरीके से, इसी मैकेनिज्म के जरिए वहां से एनर्जी पैदा किया जाता है। अब दूसरा पावर क्या है, टाइडल पावर। आपको पता है कि टाइडल पावर में क्या करता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, यानी चांद जब निकल आता है तो समंदर के पानी को इस तरह उठा लेते हैं थोड़ी बहुत, और इस उठाने से वहां पर इस पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और वो जब वही पानी जब नीचे आएगी तो हमने नीचे पंखा उसके वहां पर लगाया होता है, तो वो पंखा इस पानी के नीचे हो जाने की वजह से रोटेशन करेगा। इस रोटेशन से फिर कॉइल रोटेशन करेगा, और इस रोटेशन कॉइल की रोटेशन से करंट पैदा होगी। तो ऐसे पावर को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, टाइडल पावर है। ये उस वक्त इस तरीके से हम एनर्जी हासिल करेंगे जब मून निकलेगा, तब हम टाइडल पावर से एनर्जी हासिल करेंगे। इस तरह सोलर एनर्जी है, जब दिन के वक्त रोशनी क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है, सनलाइट अपीयर हो जाता है, तो उस सनलाइट की वजह से वो क्या करते हैं, वो रेस सोलर प्लेट पर पड़ जाते हैं, ठीक है ना, और उस प्लेट की वजह से यहाँ पर पंखा टरबाइन के अंदर रोटेशन शुरू करेगा। इस टरबाइन के अंदर रोटेशन से क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल में जो कॉइल है, जो वायर है, वो रोटेशन शुरू करेगा, और इससे हमें एक मर्तबा फिर करंट हासिल होगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, सोलर एनर्जी है। यहाँ पर एनर्जी का सोर्स क्या है, सन है। टाइडल पावर में हमारे साथ एनर्जी का सोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून है। वाटर पावर में हमारे साथ एनर्जी का सोर्स क्या है, ये क्या है, वाटर है। अब जी विंड किसे कहते हैं, विंड कहते हैं मोशन इन एयर इन मोशन, जब हवा क्या हरकत में आए।
अब जब हवा ज्यादा चलेगी तो इस हवा के चलने से, विंड के चलने से, ये टरबाइन के अंदर जो पंखा है ये रोटेशन शुरू करेगा। इस रोटेशन से फिर नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान जो कॉइल है वो रोटेशन करेगा। इससे हमें फिर पावर यानी करंट हासिल होगी। तो इसको हम कहते हैं विंड पावर। याद रखिए, विंड पावर से हम उस वक्त एनर्जी हासिल कर सकेंगे जब जिस वक्त हवा हो यानी विंड हो। अगर हवा मौजूद ना हो या हवा रुक जाए तो फिर इस तरीके से हम विंड पावर से हम एनर्जी हासिल नहीं कर सकते। ये भी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। इसके बाद है जियोथर्मल पावर। जियोथर्मल के क्या मतलब है? जमीन के अंदर, ये मिसाल के तौर पर हमारे साथ जमीन के अंदर है, ये जमीन के अंदर से हीट आ रहा है, लावा आ रहा है, ठीक है ना, एक किस्म का स्टीम अंदर से निकल रहा है। तो उस स्टीम को हम एक पाइप, ये स्टीम के अंदर हम एक पाइप को अंदर कर लेते हैं और इस पाइप के जरिए हम स्टीम को बाहर हम ऊपर से क्या कर लेते हैं, वाटर गिरा लेते हैं और ये वाटर गर्म होने के बाद यहां से स्टीम निकालेगा। इस स्टीम के जरिए फिर ये रोटेशन करेगा, ये पंखा। प्रिंसिपल वही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब जमीन के अंदर से लावा पट रही है और उस तरीके से हम क्या करें, और फैन की रोटेशन शुरू करें, तो हम इसको कहते हैं जियोथर्मल पावर स्टेशन। जियो कहते हैं जमीन को, थर्मल कहते हैं टेम्परेचर, यानी जमीन के अंदर जब ज्यादा हीट हो जाए, वोल्केनिज्म या लावा या अंदर जो भी हीट होगा, इस तरीके से हम जियोथर्मल पावर। वेव पावर, जब समंदर में वेव आ जाते हैं और उस वेव की वजह से यहाँ पर रोटेशन पंखा शुरू कर देता है टरबाइन के अंदर और इसके बाद फिर कॉइल रोटेशन करेगा तो हमें एनर्जी हासिल होगी। उस एनर्जी को हम कहते हैं वेव पावर। याद रखिए, इसी तरह हम सॉलिड वेस्ट को, प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट है जो मेन्योर है, हम इसके लिए खड्डा कूदते हैं, ठीक है ना, और उसके अंदर ऊपर से ढकना रख लेते हैं और अंदर मुख्तलिफ किस्म के एनर्जी बैक्टीरिया को रख लेते हैं। वहां से क्या हो जाता है, वो बैक्टीरिया इन मेन्योर को, इस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर लेते हैं, वो डिकम्पोज कर लेते हैं, जिससे वहां से नेचुरल गैस पैदा हो जाता है या मुख्तलिफ किस्म की दूसरे सोर्सेज या हीट पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एक एनर्जी हासिल हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद है कन्वेंशनल। याद रखिए कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स ये बिल्कुल न खत्म होने वाले सोर्सेस है, ये रहती दुनिया तक रहेगी और इससे एनवायरनमेंट को कोई खतरा नहीं होगा, ये आलूदगी से पाक होंगे। ये चीपेस्ट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन इसमें एक कमी है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें एनर्जी देती है, परमानेंट सोर्स नहीं है, कभी देगी कभी नहीं देगी। हमें एक ऐसे परमानेंट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की जरूरत है जो कि हमें डे नाइट इस तरह एनर्जी दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम एनर्जी से चलने वाली जितनी भी चीजें हैं उनको हम फुल टाइम ऑपरेट कर सके। जी, तो ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या है? ये जी फॉसिल फ्यूल हमारे साथ 95% एनर्जी का सोर्स है। याद रखिए, फॉसिल किसे कहते हैं? जब कोई प्लांट, कोई एनिमल, कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, जमीन के अंदर दफन हो जाता है, वहां से उस पर बहुत ज्यादा टाइम गुजरने के बाद वहां से जो फ्यूल यानी तेल की शक्ल में, पेट्रोल या डीजल या इसके साथ साथ कोयले की शक्ल में या नेचुरल गैस की शक्ल में उस जमीन से, वहां से जब ये सोर्स ऑफ हमें फ्यूल नजर आए तो हम उसको कहते हैं कि ये फॉसिल फ्यूल है। याद रखिए, ये वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, ये लाजमी तौर पर नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, एग्जॉस्टेबल है, ये खत्म होगी, ठीक है ना। बहरहाल इससे एनवायरमेंटल इशू भी हमारे लिए पैदा हो गए हैं। पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन इसी सोर्स की वजह से पैदा हो रहा है। इसके बाद है न्यूक्लियर पावर। ये एक मॉडर्न पावर है, ठीक है ना, सोर्स ऑफ ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का एक मॉडर्न पावर सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसमें क्या होते हैं कि हम एक बड़े हेवी एटम को, जैसे यूरेनियम है या प्लैटिनियम है, उस पर हम न्यूट्रॉन से बमबारी कर लेते हैं। इस न्यूट्रॉन की बमबारी से इससे एनर्जी खारिज होते हैं और ये छोटे छोटे टुकड़ों में, एटम में तकसीम हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं फिजन रिएक्शन।
इस रिएक्शन, और इससे जो एनर्जी हासिल हो जाती है उस एनर्जी के जरिए हम वाटर को गर्म करते हैं, स्टीम प्रोवाइड करते। वाटर उस एनर्जी से क्या हो जाते हैं, उसको वो गर्म हो जाते हैं, और इस स्टीम को, ये स्टीम हम टरबाइन में पंखे को चलाने के काम उससे लेते हैं। जब पंखा इस स्टीम से चलना शुरू कर देते हैं तो पंखे के चलने से कॉइल भी रोटेशन शुरू करेगा, और जब कॉइल नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान घूमेगा, रोटेशन करेगा, तो इससे करंट पैदा होगी। ये न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर एनर्जी इससे हासिल होती है। याद रखिए, इससे इस सिस्टम को हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, और जिस बिल्डिंग में होगी उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ये सबसे एक्सपेंसिव मेथड है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मेथड है, जिससे बहुत ज्यादा अमाउंट में नॉन स्टॉप आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं। जितनी भी वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करते हैं। बहरहाल ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, गरीब ममालिक की बस की बात नहीं है कि न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी अपने लिए हासिल करे। बहरहाल आपने देख लिया है कि हमारे साथ आज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, इन दोनों में आपको पता चला कि ये न खत्म होने वाले सोर्सेस है और ये खत्म होने वाले सोर्सेस है। सबसे सस्ता यानी चीपेस्ट ये है और सबसे एक्सपेंसिव ये है। इससे एनवायरमेंटल इशू पैदा नहीं होंगे नॉन कन्वेंशनल से, और इससे एनवायरमेंटल इशू प्रॉब्लम पैदा होंगे जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन या इस तरह के और पोल्यूशन। इससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा नहीं होती, ये इससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा हो सकते हैं। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं है। बस जब एनर्जी शुरू हो जाती है तो फिर जब तक ये सोर्सेस होंगे उस वक्त तक एनर्जी हमें मिलती रहेगी, हालात हुआ जैसी भी हो। ये था हमारा इसी चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जिसको हमने कहा कि एनर्जी के प्रिंसिपल भी मैंने आपको बताया, बेसिक प्रिंसिपल कि कैसे पंखा टरबाइन के अंदर घूमेगा, और तो फिर नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान जो कॉइल है वो रोटेशन करेगा, इससे एनर्जी पैदा होगी। ये एनर्जी प्रिंसिपल आपने याद रखना है। मेन इन हिज एनवायरनमेंट का ये लास्ट टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इंशाल्लाह इसके बाद एक नए चैप्टर के साथ अब मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के किसी चैप्टर को शुरू करूंगा। बहरहाल हो सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर को हम शुरू करें। तो उस वक्त तक आपसे मैं इजाजत चाहता हूँ। अपने दुआओं में याद रखिए डियर स्टूडेंट, मेरे सेहत के लिए भी दुआ करें। इंशाल्लाह जब तक हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए इसी तरह आसान से आसान लैंग्वेज में आपको क्या करें, इस तरह के टॉपिक हम आपको प्रोवाइड करें। अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।